हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? तो चलिए, आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे। आज करेंगे हम अगले 25 क्वेश्चन और देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए थे, क्या एक्सप्लेनेशन होती और पहले आपका क्या पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। थायमिन, राइबोफ्लोविन, या उसके बाद फॉलिक एसिड या एक्सकॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। आप देखोगे विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी रेग होता है, और वहीं पे थायमिन, राइबोफ्लोक्सिन, फॉलिक एसिड, ठीक है, ये आपका B9, फॉलिक एसिड को B9 के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऊपर के तीनों किसके, ये तीनों के तीनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट थे। और एक्सॉर्बिक एसिड जो है ये आपका विटामिन सी है, जो आपको कहाँ मिलेगा, खट्टे फलों के अंदर देखने को मिलेगा। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी वो बिल्कुल आपके सही है। तो बी1 को थैमाइन के नाम से जानते हो, बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हो, और फॉलिक एसिड B9 होता है, B3 नियासिन होता है, पैंटोथेनिक एसिड B5 होता है, पैंटो आ जाए तो B5, पैराडॉक्सिन B6 होता है, B7 बायोटीन होता है, B9 फ्लोएट या आपका फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वहीं पे B12 कोबालोमाइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट आपको मिलता है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हो। सी की कमी से आप देखोगे आपको स्कर्वी रोग होता है, ए की कमी से आपको रतौंधी, वहीं पे आप देखोगे डी की कमी से रिकेट्स, के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। आपको बताना है पित्त नामक द्रव्य का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है। लीवर करता है, पैंक्रियास करता है, गाल ब्लैडर करता है, या आपके किडनी के द्वारा किया जाता है। तो आप देखोगे बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल जूस का निर्माण आपके लीवर के द्वारा होता है, ये ना, ये देखो आपके बाइल जूस का निर्माण कहाँ हो रहा है, लीवर के द्वारा हो रहा है। और ये इकट्ठा कहाँ होता है, ये गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। क्या होता है आपका, गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। तो जिसने भी कहा कि बाइल नाम का जो जूस है ये लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है, वो बिल्कुल आपके सही है। आप देखोगे लीवर सबसे बड़ा आपकी ग्रंथियों में से एक है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर होता। चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टू द लेमन। आपको बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टैरिक एसिड। तो अगर आप देखोगे मैलिक एसिड आपको सेब में मिलेगा, ये किसमें होता है, आपका ए फॉर एप्पल में होता है, ठीक है, मैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलेगा, लैक्टिक एसिड आपको दूध में मिलेगा, और टार्टैरिक एसिड आप देखोगे तो आपको अंगूर वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो जिसने भी कहा टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स में मिलता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, सिट्रिक एसिड नींबू में, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड आपका आंट के अंदर होता है, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है, वो बिल्कुल आपके सही है। वहीं आप देखोगे आदमी के स्टमक के अंदर कौन सा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है, तो व्यक्ति के स्टमक के अंदर मिलता है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज सेटअप। आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। 1962 में, 1969 में, 1972 में, या 1952 में। तो आप देखो कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, इंडियन नेशनल, ठीक है, कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। 1962 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया जाता, जैसा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना थी। तो आप देखोगे भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक कौन कहलाते हैं, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ है,
और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इन कोस पार को हटा दिया गया था। तो इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 को हुई है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी वो सही है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन आप देखोगे एस सोमनाथ हैं, और 23 अगस्त आप 2023 को आपने देखा था कि इसे मोदी साहब ने नेशनल स्पेस डे किसके तौर पे, नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने की घोषणा हुई है। क्यों हुई है तो आपको पता ही है। इस दिन हम कहाँ पहुंचे, इस दिन हम चंद्रमा पे आपके पहुंचे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा, 23 अगस्त, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज, जो पृथ्वी की वर्तमान जो साइज है वो उसके आधी हो जाए, यानी लगभग 6400 इसकी रेडियस है, तो इसकी रेडियस 3200 हो जाए, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो दिन के ड्यूरेशन में क्या चेंज होगा। तो आप देखोगे अगर पृथ्वी का साइज घट जाए, द्रव्यमान उतना ही रहे, तो उस कंडीशन में रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। जब रोटेशन स्पीड तेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दिन आपका भी ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो जिसने कहा 48 और 24, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आपके बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपका क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, और उस कंडीशन में ये कितना, तो आप देखोगे आर स्क्वायर क्या चलता है, आपका आर स्क्वायर चलता है। आर कितनी हुई है, आर आपकी आधी हुई है, तो उस कंडीशन में इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, और 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में आपका 6 घंटे आएगा। कितना आएगा, 6 घंटे। तो जिसने कहा 6 घंटे का आपका दिन व रात होंगे वो बिल्कुल आपके सही है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी रिमेन कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए, मास उतना है, रेडियस आपका आधा चुका, और टी का मान हमें पता ही है 2 पाई अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ओमेगा का, और टी हमें फाइंड करना है। बाकी आप वैल्यू पुट करोगे तो कट जाएंगे, आर स्क्वायर आपकी आधी हो चुकी है तो r/2 हो जाएगा, और टाइम आपका कितना 24 घंटे, तो उसे काट दोगे तो 6 घंटे आ जाएगा। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। Who among the following scientists is associated with the discovery of electron, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज से कौन जुड़ा है, गैलीलियो, आइंस्टाइन, जे थॉमसन या CRT विल्सन। आप देखोगे ईटा पे चढ़ के नाच, ईटा, ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ठीक है, कौन, ईटा, पर से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, ठीक है, नाच, ना से आपका न्यूट्रॉन, जैसे चार्डविक, ईटा पर नाच। तो जिसने भी कहा कि जे थॉमसन आपके किससे जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से जुड़े हैं, वो बिल्कुल आपके सही है। आइंस्टाइन की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत, ये कहोगे। गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप यानी दूरबीन। दूसरा आप देखोगे तो इन्होंने आपके बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की थी, ठीक। उसके अलावा हम देखते हैं बैरोमीटर के निर्माण में भी गैलीलियो का योगदान है। CRT विल्सन का क्या योगदान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वह बिल्कुल आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट, आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, वॉशिंगटन DC में, संघाई में, या आपका मनीला में। आप देखोगे NDB को आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हो, किसके नाम से जानते हो, ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और 2024 में 6 देश इसमें और जुड़ जाएंगे। कौन कौन से, तो आप देखोगे अर्जेंटीना, कौन आपका, अर्जेंटीना, इथोपिया, उसके बाद इजिप्ट, कौन आपका, इजिप्ट, उसके बाद से सऊदी अरब, उसके बाद से आप देखोगे तो यूएई के बाद आप देखोगे ईरान, कितना आपका, ईरान। ये 6 आपके न्यू मेंबर मिलने वाले किसमें, आपके ब्रिक्स के अंदर, ठीक। तो NDB का हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको संघाई में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, संघाई में मिलेगा। वॉशिंगटन DC में आपको वर्ल्ड बैंक, IMF का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, किसका, IMF का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनीला में आप देखोगे तो मनीला में आपको किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसका,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। बीजिंग के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन सी, क्या दिया, ऑप्शन सी दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहले आपका वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप देखोगे नेशनल यूथ डे कौन सा, नेशनल अगर यूथ डे की बात करूं तो ये हम 12 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जी का, किसका, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है और उसे राष्ट्रीय यूथ डे के तौर पे मनाते हैं। अगर वर्ल्ड यूथ डे की बात करें तो ये आप देखोगे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। तो जिसने कहा सर बी सही मैच नहीं है, बी आपका सही मैच नहीं है, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी। द नेशनल वाटरवे 1 और NW1 इज लोकेटेड इन इंडिया and runs from हल्दिया टू इलाहाबाद across from which of the following river system। आपको बता रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या NW1 भारत में स्थित है और हल्दिया में, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक निम्नलिखित किस नदी प्रणाली से होकर जाता है। आप देखोगे भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, क्या सबसे लंबा जलमार्ग है और ये गंगा नदी के अंदर मिलेगा। इलाहाबाद कौन, इसमें गंगा नदी, और हल्दिया आपका तो हुगली नदी के किनारे, तो उसमें आपका क्या बना है, तो नेशनल वाटरवे 1 बना है। वहीं पे आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा में सादिया से लेके धुबरी तक, सादिया से लेके धुबरी तक, कहां तक, धुबरी तक आपको दूसरा जलमार्ग देखने को मिलेगा, यानी NW2। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो वो क्या थे, बिल्कुल आपके सही थे। नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इसकी बात करें NWAI की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, नोएडा के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी। Which of the following is the most important raw material for the generation of power in India। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का सबसे कच्चा माल आपका कौन सा, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, या आपका यूरेनियम। आप देखोगे भारत में 54%, कितना, 54% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से, किससे, थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, जिन्हें हम हिंदी में तापीय विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापीय, तापीय, तापीय विद्युत संयंत्र के नाम से आप जानते हो। और इसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, तो कोयला यूज होता है। तो भारत में 54% इलेक्ट्रिसिटी केवल कोयले के प्रयोग से आपका प्रोड्यूस की जाती है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, और अभी आपसे मैंने कहा था कि 2014 से लेके 2005 से लेके 19 के बीच में बात करें तो 14 साल हो गए। इन 14 साल में हमने कार्बन के उत्सर्जन में लगभग 33% की कटौती की है। कितनी की है, कटौती की है अभी के हालिया डेटा के अनुसार। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ए दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। मैंने आपके लिए अगस्त के करंट अफेयर्स जो जो मेन बनता था 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिए। ठीक है, आप देखोगे डिटेल आपको दे दी गई है और उस कंडीशन में आप पढ़ के अपने अगस्त की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए। व्हेन इट इज नोन, when it is noon IST at Allahabad in India, the time at the Greenwich London will be। जब भारत के इलाहाबाद में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोपहर का समय होगा तो ग्रीनविच लंदन में क्या समय होगा। तो आप देखोगे ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, इसे मान लेते हैं GMT, इसे मान लेते हैं GMT। ठीक, यानी 0 डिग्री, और 82.5 डिग्री,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का क्या है? तो मानक समय, ये आपका IST है। ठीक है, अगर पूरा में है तो टाइम आपका आगे होगा, क्या होगा? आगे। तो यहाँ पे अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या 5.5 घंटे माइनस कर लीजिए, क्या कर लीजिए? 5.5 घंटे आप घटा लीजिए। तो उस कंडीशन में पीछे जाओगे तो घटा लोगे, तो सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। क्या बज होंगे? सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन सी आंसर दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। तो पूरब में जाने पे टाइम बढ़ता है, पश्चिम में जाने पे समय आपका घटता है। और 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं? तो 1 घंटे में आपका 15 डिग्री होता है। तो 82.5 डिग्री में कितना हो जाएंगे? 5.5 घंटे का समय आपका हो जाएगा। तो माइनस कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? आपको बताना है किस देश की सबसे लंबी तटीय रेखा आपको मिलेगी? यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, या आपकी भारत की? अगर भारत में बात करें तो आप देखोगे भारत में ये अपना प्यारा गुजरात, ये क्या अपना, ये अपना गुजरात राज्य। और राज्यों में सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपके गुजरात की है। किसकी है? सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको गुजरात की मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला लें तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। अगर विश्व की बात करो तो आप देखोगे कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। किसकी? कनाडा की। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन सी दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। और कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पे आपको रशिया मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज ए प्लांटेशन क्रॉप? आपको बताना है निम्न में से किस फसल को वृक्षारोपण फसल के रूप में माना जाता है? कॉटन, कोकोनट, सुगर केन, या आपका राइस? आप देखोगे इसमें वृक्ष कौन है, तो जो भी कहेगा सर कोकोनट, जो नारियल का पेड़ है, ये आपका नारियल का पेड़, तो जाहिर सी बात है किसमें आएगा? ये आपके वृक्षारोपण के तहत आएगा। तो जाहिर सी बात है जिसने भी इसमें कहा कि कोकोनट आपका एक प्लांटेशन क्रॉप है, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर था। Which of the following important river of India does not originate from the Western Ghat? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती? आप देखोगे ये कर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये क्या है? अपना प्यारा भारत है। और उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक, तो उस देखते हैं पश्चिमी घाट आपका कौन सा पोर्शन बनेगा। ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट है। आप देखोगे यहीं से गोदावरी ओरिजिनेट होती है, यहीं से आपकी कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, और यहीं से आपकी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक, और कहीं बीच में आपकी महानदी ओरिजिनेट होती है। कहां से? अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक से, जो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी। तो जिसने भी कहा कि आपकी महानदी पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट नहीं होती, यह अमरकंटक, ठीक है, आपके सिंहवा मध्य प्रदेश से, सिंहवा छत्तीसगढ़ रायपुर से आपकी ओरिजिनेट होती है, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होता। नहीं तो कावेरी आप देखोगे कर्नाटक से, गोदावरी कृष्णा महाराष्ट्र में आपकी पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट होती हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार, कर्नाटका, केरला, या आपका तमिलनाडु? अभी आप देखोगे बिहार में, ठीक है, आपका क्या, तो एक और टाइगर रिजर्व आपका बनना है। क्या बनना है? एक और आपका टाइगर रिजर्व बनना है, और वो कौन सा? कैमूर में बनेगा। कहाँ बनेगा? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपका बनेगा। और एक टाइगर रिजर्व इनके यहाँ कौन सा है? तो एक टाइगर रिजर्व आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा? वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तो है नहीं। कर्नाटक में आओगे तो कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा। यहीं पे आपको अंसी मिल जाएगा। यहीं पे आपको देखोगे कुंदेरुमुख मिल जाएगा, नागरहोल मिल जाएगा। नेशनल पार्क कौन सा? नागर होल नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। केरला में आपको साइलेंट वैली, कौन सी? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आप देखोगे तो मन्नार की खाड़ी में मराइन
नेशनल पार्क आपका फेमस है, जो बार बार पूछा जाता है? तो जिसने भी आंसर दिया था ऑप्शन बी, क्या दिया था? ऑप्शन बी आंसर दिया था, वो बिल्कुल आपके सही थे। Who among the following was were associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? निम्नलिखित में से कौन से लोग भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आपके जुड़े हैं? अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके जमींदारी प्रथा किससे, जमींदारी प्रथा से आपके संबंधित है। वहीं पे आप देखोगे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो, ये दोनों किससे जुड़े हैं? तो ये आपके रैयतवाड़ी सिस्टम से जुड़े हैं। तो जिसने भी आंसर दिया दूसरा व तीसरा, क्या आंसर दिया? दूसरा व तीसरा, ऑप्शन बी आंसर लगा है वो सॉरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल आपके सही है। वहीं पे हॉल्ट मैकेंजी, एक व्यक्ति आपका कौन? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी आपका किससे? तो आप कहोगे महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम से आपका जुड़ा है। रैयतवाड़ी सिस्टम भारत में आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में आपकी लागू थी। तो आंसर क्या था? 2 और 3, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनटू द ऑपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। आप देखोगे पहली लोकसभा के चुनाव 1951-52 में हुए थे। ठीक है, जब 1952 में आपके रिजल्ट आए तो सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को 16 सीट मिली थी। कितनी? 16 सीट मिली थी। तो ये दूसरी सबसे बड़ी आपकी पार्टी थी। तो स्वतंत्र पार्टी तो आपका नहीं थी, ये गलत हो गया। इनटू द लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो आप देखोगे 1969 में लोकसभा में पहली बार विपक्ष का नेता आया जब कांग्रेस में आपका स्प्लिट हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस में आपकी स्प्लिट यानी बंटवारा हुआ। तो जाहिर सी बात है ये कथन आपका सही है। फिर into the Lok Sabha, if the party does not have minimum 75 member, its leader cannot be recognized as the leader of opposition। तो देखो 75 मेंबर तो नहीं, यहाँ पे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर का आपने नाम सुना होगा। जीवी मावलंकर को लोकसभा के पिता के तौर पे भी जाना जाता है। और जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। इन्होंने कहा था अगर पार्टी ऑपोजिशन बनना है तो आपके पास कम से कम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। वर्तमान में आप देखोगे तो कितने? 543 आपकी सीट है टोटल वर्तमान में। तो कम से कम अगर आपके पास 54 लोग एज ए सांसद के तौर पे हैं तो पार्टी ऑपोजिशन आप बन सकते हो, उसके विपक्ष के नेता आप बन सकते हो। और विपक्ष के नेता को कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के बराबर सहूलियत मिलती है। तो जिसने भी आंसर दिया केवल स्टेटमेंट 2 सही है। क्या सही है? स्टेटमेंट 2 सही है, वो बिल्कुल आपके सही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन अर्लीस्ट, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। अगर आर्य समाज की बात करें तो 1875 में बना। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद से सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस बने, तो आप देखोगे 1863-64 की बात है, 62-63-64 की बात है। अब बचा कौन सा? आनंद मठ, ठीक है, और नील दर्पण। ठीक है, तो इनमें सबसे पुराना जो काम है वो आपका नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र का। कौन सी किताब? आपका नील दर्पण। तो जिसने भी आंसर क्या दिया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। आप देखोगे नील दर्पण का काम 1958 का है। कब का? 1958, सॉरी 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, जो नील आंदोलन हुआ था उसी पर ये नील दर्पण आपकी लिखी गई है। और 1860 में ढाका में पब्लिश हुई। और वहीं पे आप देखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली भाषा में, ठीक है, इस नोवेल को लिखा था। और ये नोवेल 1882 में पब्लिश हुई। आनंद मठ कब आया है? 1882 में आनंद मठ आया है। ठीक है, और सत्येंद्रनाथ ठाकुर 1864 में क्या बने? तो आपके आईपीएस बने। और इन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर आपका मिला था। तो जिसने भी आंसर क्या दिया
दीनबंधु मित्र नील दर्पण सबसे पुराना है, वो बिल्कुल आपके सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पा साइट, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा से संबंधित नहीं है। चनुदाड़ो, आप कहोगे बिल्कुल सर हड़प्पा से संबंधित है। कोट दिज्जी सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ये भी हड़प्पा संबंधित है। ठीक है, देसालपुर ये भी हड़प्पा संबंधित है। जिसने कहा अक्सर गौरा, गौरा आपका हड़प्पा से संबंधित नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका मौर्य काल से संबंधित है। और यहाँ पे अशोक जो आपका था, सम्राट अशोक के ताम्रपत्र हमें मिले। क्या मिले? अशोक के ताम्रपत्र मिले, वो बिल्कुल आपके सही है। तो सही उत्तर है सोहगौरा। यह हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, यह ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा गया अशोक के युग का ताम्रपत्र का शिलालेख है। तो जिसने कहा सोहगौरा हड़प्पा से संबंधित नहीं है, वह बिल्कुल आपके सही है। द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी वर फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणास, आपको बताना है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने के सबसे पहले जिक्र किस राजवंश को आपको मिलते हैं। ऑप्शन में आपके मौर्य, फिर आपके सुंग, फिर आपके सातवाहन, फिर आपके कणव डायनेस्टी। आप देखोगे कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के जो साक्ष्य है ना, वो आप देखोगे सातवाहन डायनेस्टी मिलता है। और सातवाहनों को आप एक पुराण पढ़ते हो, मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में आप पढ़ते हो इन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया आपका? इन्हें आंध्र कहा गया है। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी आप देखोगे तो केवल ब्राह्मणों को नहीं, ये बौद्धों को भी क्या करते थे आपका, ठीक है, डोनेट क्या करते थे। क्या चीज? तो आपकी जमीन वगैरह डोनेट किया करते थे। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 86th amendment in 2002 had amendment the directive principle as well as fundamental duty. It is the fundamental duty of parent and guardian to provide opportunity for the education to their children between the age of 6 to 14 years. The directive principle as well as fundamental duties were added in Constitution by the 42nd Amendment 1976. ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें डीपीएसपी, तो डीपीएसपी किसमें मिलता है? आप कहोगे सर डीपीएसपी पार्ट 4 में मिलता है। किसमें मिलता है? पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें मिलता है? आप कहोगे पार्ट 4A में मिलता है। किसमें मिलता है? पार्ट 4A में मिलता है। तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है ये तो मूल संविधान में पहले से एग्जिस्ट करता है। भाई जहां पे एबीसीडी नजर आए वही तो संशोधन के तहत जुड़े गए हैं। मूल संविधान में तो एबीसीडी था नहीं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 42वें संविधान संशोधन के तहत आपने नहीं जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने जोड़ा है। तो यही स्टेटमेंट, ठीक है, डीपीएसपी की वजह से क्या हो गया आपका? गलत हो गया। यानी ऑल वाली कंडीशन हटा दो, तीसरी वाली कंडीशन आपकी हटा दो, तीसरी वाली कंडीशन आपके हटा दो, बचा कौन सा? पहला व दूसरा। कौन सा? पहला और दूसरा। तो आप देखोगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और आप देखोगे कि शिक्षा को एज ए किसके तौर पे? तो मौलिक कर्तव्य के तौर पे भी जोड़ा गया। और आप देखोगे पहले आपके 6 साल तक के बच्चों के लिए राज्य का दायित्व था कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद देखोगे 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई है। फिर कर्तव्य में देखोगे भी कि सरकार अपने तरफ से सब कुछ नहीं करेगी, माता पिता का भी दायित्व है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। तो पहले के 2 स्टेटमेंट आपके सही थे, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं था। तो आंसर क्या था? फर्स्ट और सेकंड। हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एंटी डिफ्लेक्शन? आपको बताना है कि दल विरोधी द्वारा अयोग्यता के प्रश्न पे अंतिम निर्णायक प्राधिकारी कौन है? सभापति या राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखोगे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन है, 1985 है और 1885 में आया। और इसे राजीव गांधी के टाइम पे, किसके? राजीव गांधी जी के समय पे आया। आप देखोगे इसे 10वीं अनुसूची के तहत, 10वें शेड्यूल के तहत आपका जोड़ा गया है। तो उस कंडीशन में आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ पे जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो राज्यसभा की चेयरमैन हो
या लोकसभा के अध्यक्ष हो। या अगर राज्यों की बात करें तो राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के जो सभापति और अध्यक्ष होंगे, उन लोगों को इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। और कितने टाइम मिलेंगे, ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन आपकी नहीं है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन ए। क्या दिया, ऑप्शन ए आंसर दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, आपको बताना है राज्य के महाधिवक्ता कितने समय के लिए आपके अपॉइंट होते हैं। 5 साल, 6 साल, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात देखो, यह दिख ही रहा है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और आर्टिकल आप कौन सा पढ़ते हो, आर्टिकल 165 पढ़ते हो, आर्टिकल 165 क्या पढ़ते हो, आर्टिकल 165 में पढ़ते हो। महाअधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है ना, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक आप पद पर बने रह सकते हो। प्रसाद पर्यंत तक आपके क्या होंगे, ये अपने पद पर धारण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इनमें से कोई सा भी कथन आपका सही नहीं था। तो आंसर क्या देते, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी आंसर लगा, वो बिल्कुल आपके सही थे। आइए अगले क्वेश्चन पे, विच बाउंड्री लाइन सेपरेट द बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, इनमें से कौन सी रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। नीली रेखा, ब्लू लाइन, डूरंड लाइन, ऑर्डरनीस लाइन या 49th पैरेलल। आप देखो 49 डिग्री समानांतर रेखा यानी उत्तरी अक्षांश, ये कनाडा कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्माण करती है। किसके, यूएसए के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ऑर्डर और नेस लाइन आपको पोलैंड और जर्मनी के बीच मिलेगी। किसकी, पोलैंड और जर्मनी के बीच मिलेगी। डुरंड रेखा वर्तमान में आप देखोगे तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मिलेगी। किसके, पाकिस्तान के बीच में बनेगी। और वैसे ये रेखा 1800 जब 96 में खींचा गया तो भारत अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी कि पोलैंड और जर्मनी ज्यादातर ऑर्डर नीस लाइन के साथ इस जिसकी लंबाई 467 किलोमीटर है, उत्तर में बाल्टिक सागर से लेके दक्षिण में चेक गणराज्य तक आपका फैला हुआ है। तो कहां तक, बाल्टिक सागर से लेके चेक गणराज्य तक ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनती है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन अंतिम नहीं, प्रबल दोस्तक इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, आपको बताना है प्रबल दोस्तिक किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है। रशिया के साथ आप देखोगे, इंडिया और रशिया के साथ आपका इंद्र होता है। क्या होता है, इंद्रा। तो इंडिया और रशिया अपने आप क्या बन जाता है, इंद्राभ्यास बन जाता है। यूएसए के साथ आप देखोगे युद्धाभ्यास होता है। क्या होता है आपका, युद्धा अभ्यास करते हैं। ठीक, फ्रांस के साथ आप देखोगे गरुण एक्सरसाइज होती है। कौन सी, गरुण एक्सरसाइज होती है। बचा कौन सा, इंडिया और कजाकिस्तान। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो आपका युद्धाभ्यास 2016 में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 2016 में शुरू हुआ। तो इसका नाम दिया गया था आपका प्रबल दोस्तिक। क्या नाम दिया गया था, प्रबल दोस्तिक नाम दिया गया था। आज ये इंडिया और कजान के नाम से जानते हो। भारतीय वायुसेना और वायुसेना की 120 कर्मियों द्वारा एक टुकड़ी सैन्य अभ्यास काजिद, ठीक है, कजाकिस्तान और इंडिया, काजिद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान रवाना हो चुकी है। ठीक है, इस साल की बात कर रहा हूं। ठीक है, कजाकिस्तान रवाना हो चुकी है। आप देखोगे ये युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर 2023 तक आपका ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहां पे, कजाकिस्तान में। भारत और कजाकिस्तान के बीच यह युद्धाभ्यास 2016 में प्रबल दोस्ती के नाम से आपका शुरू किया गया था। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन ए, इंडिया एंड कजाकिस्तान, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरह से और क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए हमारी साइट पे और देखते रहिए इस बेहतरीन चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।